आज का जो हमारा क्लास है नियामक ज्यामिति सीजी पेज नंबर 9 भारतीवन का बुक है, जिसमें प्रश्नावली 1 का ए लक्ष्य 100/100 जिसका आज हमारा छठा क्लास है। और छठा क्लास में आज हम 12 से जो प्रश्न है उस प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। 12वां नंबर जो प्रश्न पढ़ना है उस प्रश्न से पहले कुछ पॉइंट्स आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या है? तो 12 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि अगर 3 को कोऑर्डिनेट दिया गया है तो वो तीनों कोऑर्डिनेट संरेख होंगे। क्या होंगे? संरेख होंगे, संरेख होंगे, ठीक है। अब आप ये समझ जाइए कि संरेख क्या होता है। अगर मान लीजिए कि एक रेखा है और उस रेखा पर 3 बिंदु है जिसका नाम ए, बी और इसके मध्य में बिंदु कौन सा होता है? सी होता है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दिया गया है। मान लीजिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया गया है। 3 को कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। ये जो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, इसके जगह पर कोई संख्यात्मक मान होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए 3 को कोऑर्डिनेट दिया गया है तो बताइए कि ये तीनों कोऑर्डिनेट संरेख होंगे। ये संरेख कब होता है? तो इसका एक छोटा सा शर्त है। शर्त क्या है? तो अगर छोटका दोनों को हम जोड़ दें, यानी कि AC प्लस BC कर दे। क्या कर दे? AC प्लस BC कर दे। कुल मिलाकर कहानी यही हुआ कि A से C तक का दूरी आप निकाल लें और उसके बाद फिर B से C तक का दूरी निकाल लें और इस दोनों दूरियों को जोड़ दें, ठीक है। इस दोनों दूरियों को क्या कर दें? आप जोड़ दें और उसके बाद आपको करना क्या है? फिर ये A से B तक का दूरी निकाल लें। क्या करना है आपको? A से B तक का दूरी निकालना है। और अगर ये दूरियां आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो बिंदुएं क्या होंगी? संरेख होंगी, नहीं तो बिंदुएं संरेख नहीं होगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना? कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे अगर आपको पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे आपको पॉइंट्स बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज जो हमें प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न संख्या हमारा 12 है। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु है। 3 को क्रमागत बिंदु दिया गया है। कौन कौन? 2,1 2,1 5,-1 तथा 8,-3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों क्रमागत बिंदुएं हैं, ठीक है। क्रमागत बिंदुएं यानी कि एक क्रम में है तो ये संरेख होंगे। संरेख होने के लिए जरा आप इधर ध्यान दीजिए, आपके पास कितने बिंदुएं होने चाहिए? 3, और यहाँ पर 3 बिंदुएं मौजूद है, ठीक है। तो आप एक को A, दूसरे को B और तीसरे को क्या मान लेंगे? C। मान सकते हैं ऐसे क्या? नहीं, आपको इसे A और इसे B और बीच वाले को C मानना है। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए शुरुआती दौर से जब से आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाया गया है आपको एक ही बातें बताई जाती है कि जब रेखाखंड AB है तो इसका मध्य बिंदु C होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका मध्य बिंदु C हो जाएगा। चलिए हम इसे लिखते हैं, लिखेंगे माना के रेखाखंड A तथा B का मध्य बिंदु C है, जिसका नियामक क्रमशः, जरा आप इधर ध्यान देंगे बाबू, कह रहा है कि 3 क्रमागत बिंदु है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्रमागत बिंदु क्या लिया है? A, B और C एक क्रम में, और उसी क्रम में इसे लिखा भी गया है, ठीक है। कह रहा है कि ये क्रमागत बिंदु है। अब इस प्रश्न में वैसे क्या होगा कि जब भी अगर आप कोई दूसरा प्रश्न बना रहे हैं, अगर क्रमागत बिंदु ना दे
तब आप ए बी और सी लेंगे, ये आपका मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, कह रहा है कि ये तीनों बिंदु क्रमागत है। क्या है? क्रमागत है, यानी कि एक क्रम में है। और आपने यहाँ पर 3 बिंदुएं भी क्रमागत लिया है, यानी कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, और लास्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, जिसका नियामक क्रमशः क्या है? 2,1, 5, -1 तथा क्या है? 8, -3 है। आपने लिख दिया। अब आपको कह रहा है कि साबित करें कि ये तीनों बिंदुएं क्या है? संरेख है। तो ये तीनों बिंदुएं संरेख कब होगा? जब AC प्लस BC बराबर क्या हो जाए? AB हो जाए। क्या हो जाए? AB हो जाए। जब AC प्लस BC बराबर क्या हो जाए? AB हो जाए, तब ये बिंदु संरेख होगा। हम लिखेंगे बिंदुएं संरेख तब होंगे जब क्या हो? AC प्लस BC बराबर क्या हो? AB हो। समझने में कोई तकलीफ है क्या? अब आपको यहाँ पर कितना डिस्टेंस निकालना है, कितनी दूरियां निकालनी है? 3, एक AC, दूसरा BC और तीसरा AB, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ाते हैं। हम इसे लिखेंगे दूरी AC के लिए। दूरी AC के लिए जरा आप बताइए, अगर हमें दूरी AC निकालना हो तो कोऑर्डिनेट कौन कौन सा लेना है? A और C वाला, ठीक है। हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेट है A का, ये B का और ये है C का। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब आप देखिए, लिखेंगे हम यहाँ पे x1 के बराबर में, x1 के बराबर में 2 और x2 के बराबर में 8, उसके बाद y1 के बराबर में 1 और y2 के बराबर में क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे दूरी AC बराबर, फार्मूला क्या है? √x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। जब इसे आगे बढ़ाया जाए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर, x2 का वैल्यू क्या है? x2 का वैल्यू है 8 और माइनस x1 का वैल्यू क्या है? 2 है, का स्क्वायर और प्लस y2 का वैल्यू क्या है? -3 और y1 का वैल्यू क्या है? 1 है, -1 का स्क्वायर। जब आगे बढ़ाएंगे, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 8 में से 2 गया, 6 का स्क्वायर और प्लस -3 और -1, -4 का स्क्वायर। इससे जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 36 और जब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा, ठीक है। आपका क्या निकल चुका है? AC निकल चुका है। अब आपको निकालना क्या है? AB निकालना है। लिखेंगे पुनः दूरी AB के लिए, पुनः दूरी AB के लिए, ठीक है, पुनः दूरी AB के लिए। अब चलिए AB के लिए अगर हमें लेना हो तो कोऑर्डिनेट कौन कौन सा लेंगे? A और B का, यानी कि x1 के बराबर में 2 और x2 के बराबर में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद y1 के बराबर में 1 है और y2 के बराबर में क्या है? -1 है, -1 है। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी AB बराबर, क्या लिखेंगे? दूरी AB बराबर। जब हम आगे बढ़ाएंगे, जब हम यहाँ पे इसे आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए हमें फॉर्मूला क्या लिखना है? तो x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब आप देखिए x2 का वैल्यू आपका क्या है? x2 का वैल्यू है यहाँ पे 5 और उसके बाद -x1 का वैल्यू है 2 का स्क्वायर और प्लस y2 का वैल्यू -1 और y1 का वैल्यू 1 है, माइनस लगेगा यहाँ पे, का स्क्वायर। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर और प्लस -1 और -1 -2 का स्क्वायर। जब आगे बढ़ाएंगे हम इसे तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13 आ गया। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। चलिए फिर से आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें एक और पॉइंट चाहिए। कौन सा?
तो हम AC निकाल चुके हैं, AB निकाल चुके हैं, और अब हमें निकालना क्या है, BC निकालना है। अब लिखेंगे दूरी BC के लिए, क्या लिखेंगे, दूरी BC के लिए, BC के लिए। जब हम दूरी BC के लिए चलेंगे तो कोऑर्डिनेट किसका लेना है, B का और C का लेना है। कोऑर्डिनेट किसका लेना है, तो B और C का। अब हम यहाँ लिखेंगे x1 के बराबर में, x1 के बराबर में 5 और x2 के बराबर में 8, और उसके बाद y1 के बराबर में -1 और y2 के बराबर में -3। अब उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, दूरी BC बराबर, फार्मूला क्या है, तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब आप जरा देखिए यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है 8 और माइनस x1 का वैल्यू 5 का स्क्वायर और प्लस y2 का वैल्यू -3 और माइनस y1 का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तब आप देखिए 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर और प्लस -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए 3 का स्क्वायर 9 और प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 क्या हो गया, 13 हो गया। तीनों दूरियां निकलकर यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब जरा आप इधर देखिए, आपको मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया है कि अगर A और B कोई रेखाखंड हो, ठीक है, A और B कोई रेखाखंड हो, तीनों का, और उसके बाद इस दोनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है, बीच में एक बिंदु C है, इसका भी कोऑर्डिनेट है, तो ये तीनों संरेख कब होता है, तो मैंने आपको ये बोला है कि जब दोनों छोटका को जोड़ेंगे, किसे जोड़ेंगे, छोटका को जोड़ेंगे। जब तीनों छोटका को हम दोनों छोटका को हम जोड़ेंगे और उसका योगफल बड़का के बराबर में आ जाए तो बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में जरा आप देखिए, हमने लिखा है A B और बीच में C, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 3 बिंदुएं क्रमागत है। क्या है, 3 बिंदुएं क्रमागत है, यानी कि एक क्रम में है A B और C। अब जरा आप क्या कीजिए, इसे इसी क्रमवार में सजाइए। जब आप इसे इस क्रमवार में सजाएंगे तब आपको कौन सा शर्त प्रूफ करना होगा, जरा इधर आप देखिए, कह रहा है कि 3 बिंदुएं दिया गया और तीनों एक क्रम में है, एक क्रम में है, और हमने जो बिंदुएं लिया था वो क्रम में नहीं है, वो मध्य बिंदु के आधार पे है। जब हम यहाँ पे क्रम में लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A B और C मिलेगा। तब हमें क्या प्रूफ करना है, तब हमें प्रूफ करना है AB प्लस BC बराबर AC। क्या प्रूफ करना है, तो दोनों छोटका का योगफल, तो छोटका क्या है, A से B है, यानी कि AB, उसके बाद क्या है, B से C, BC, और इसके बराबर में क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। हमें यही प्रूफ करना है ना। क्यों, अगर यहाँ पे बिंदु क्रमागत नहीं होता तो हम पहल का मध्य बिंदु वाला प्रूफ करते हैं। सबसे पहले कंफ्यूजन को दूर कीजिए। आपको जो पॉइंट्स बताया गया कुछ देर पहले या उससे पहले आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि एक रेखाखंड AB है, पढ़ते हैं एक रेखाखंड AB है जिसका मध्य बिंदु क्या होगा, C होगा। वो तो हम अपने मन से लेते हैं, लेकिन इस बार आपके प्रश्न में डिमांड कर रहा है कि ये तीनों बिंदुएं क्रमागत है। क्या है, तीनों बिंदुएं क्रमागत है। जरा आप ABCD जब लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, ABCD। आप क्रम में देखिए तो क्रम में पहले A आ रहा है, उसके बाद B और लास्ट में C आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आपको क्रमागत बोला जाएगा तो रेखाखंड पर भी आपको क्या लेना है, A B और C। जब आप रेखाखंड पर A B और C लेते हैं तब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको यही करना है कि जब दो छोटका को जोड़ेंगे और उसका योगफल बड़का के बराबर में आ जाए तो बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब दो छोटका को एक साथ जोड़ेंगे और उसका योगफल बड़का के बराबर हो तो बिंदु संरेख हो जाएगा। ठीक है, अब अभी जरा आप देखिए छोटका दो इसमें कौन कौन है, AB और BC, और जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AC। वही हमने लिखा है कि AB प्लस BC के बराबर में क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर क्रम पलटेगा तो फिर आपका ये शर्त भी पलट जाएगा। ठीक है, जैसे क्रम होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर प्रूफ भी करना होगा।
आपको माइंड में एक ही लॉजिक रखना है, कौन सा, कि जब दो को छोटका को जोड़ेंगे और उसका योगफल बड़का के बराबर आ जाए तो बिंदु क्या हो गया, संरेख हो गया। अब जरा आप चलिए, आपका इस प्रश्न के हिसाब से शर्त यह बन रहा है, अब इसको जरा आप मिटाइए। इसको भी अब आपको चेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि ये बिंदुए क्रमवार होना चाहिए। जब बिंदु क्रमवार होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, जरा आप देखिए, इस शर्त को उठाइए, यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी के बराबर में क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। जरा आप देखिए ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू क्या निकला हुआ है, तो निकला हुआ है √13 और प्लस बी सी का वैल्यू क्या निकला हुआ है, √13 और ए सी का वैल्यू क्या है, √52। जरा आप देखिए तो ये जो आपका √52 निकला है, इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्या। जब आप 52 का गुणनखंड निकालेंगे बाबू तो 2 से यहाँ पे लगेगा, 26 दूना 52 और 2 से यहाँ पे 13 आएगा ना। तो जरा आप ये बताइए, जहाँ पे ये 52 लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा और ऊपर हम कर देते हैं ताकि हमारा एक स्टेप बढ़ने वाला है। यहाँ पे हम लिखते हैं √36 और प्लस 16, इसके बराबर में क्या आया, इसके बराबर में आया √52 आया ना। तो क्या हम 52 को लिख सकते हैं अंडर में 2 गुणे 2 गुणे 13 लिखा जा सकता है, लिखा जाएगा, क्यों, तो 13 दूना 26 और 26 दूना क्या होता है, 52 होता है। अब जरा आप ये भी बताइए, 2 गुने 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिखेंगे। जब 2 का स्क्वायर लिखा गया तो स्क्वायर से रूट कट गया, 2 बाहर और 13 के ऊपर स्क्वायर नहीं था, इसलिए 13 रूट में ही रह गया। ठीक है, तो क्या इस 52 के जगह पे, ये जो 52 है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 √13 लिखा जा सकता है। जरा आप इसे आगे बढ़ाइए। अब आप बताइए, एगो √13 और एगो और √13, क्या गो √13, 2 गो √13 के बराबर में 2 गो √13, दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं है, क्या अब हम इसे लिख सकते हैं कि अतः बिंदुए क्या होंगे, संरेख होंगे। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, आपको पहले जो संरेख के लिए पॉइंट समझाया गया है वो भी पॉइंट बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि वहां पर हमने रेखाखंड ए बी लिया और वहां पर हमने मध्य बिंदु क्या लिया था, सी। आपको एक ही लॉजिक याद रखना है कि जब दो गो छोटका वाले भुजा को जोड़ेंगे और उसका योगफल बड़का वाले के बराबर आ जाए तो बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। हमने वहां पे ए बी और मध्य बिंदु सी लिया था, लेकिन जब प्रश्न दिया गया है तो प्रश्न कह रहा है कि ये जो 3 गो बिंदुए है, तीनों बिंदुए क्रमागत है। क्या है, क्रमागत है। जब हम ए बी सी डी लिखते हैं तो क्रम में हमें क्या मिलता है, ए बी और सी मिलता है ना, ए बी और सी मिलता है, इसलिए हमने तीनों कोऑर्डिनेट को ए बी और सी दिखा दिया। ठीक है, उसी को हमने यहाँ लिखा है, माना कि रेखाखंड ए तथा बी का मध्य बिंदु सी है। अब ये जो बिंदु लिखा गया है ये भी हमारा गलत हो गया, ये जो बिंदु लिखा गया है इसे भी अब हमें सुधारना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब ये जो बी है रेखाखंड ए बी नहीं मिला, अब जो मिल रहा है ये क्या है, ये रेखाखंड ए सी और इसका मध्य बिंदु बी है। ठीक है, अब हमें क्या लिखना होगा, लिखेंगे माना कि रेखाखंड ए तथा सी का मध्य बिंदु क्या है, बी है। कब, ये कब लिखेंगे, जब तीनों बिंदुएं क्या हो, क्रमागत हो। ये कब लिखना है, जब तीनों बिंदुएं क्रमागत हो, तभी ये शर्त लागू होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ये शर्त लागू नहीं होने वाला है। ठीक है, जब क्रमागत बोले तब हमें ये लिखना है, क्यों, क्योंकि एक क्रम में ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी आता है। तब हम देख रहे हैं कि रेखा यहाँ पे मिल रहा है ए सी और इसके बीच में क्या है, बी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि माना कि रेखाखंड ए तथा सी का मध्य बिंदु क्या है, बी है, जिसका नियामक क्रमशः 2,1, 5,-1 तथा 8,-3 है। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। अब लिखेंगे बिंदुएं संरेख तब होंगे जब दोनों छोटका को जोड़ दे, यानी कि ए बी में बी सी को जोड़ दे और इसका जो योगफल है बड़का के यानी कि एसी के बराबर में आ जाए। ठीक है,
उसके बाद हमने लिखा है दूरी AC के लिए, जब दूरी AC निकालना हो तो कोऑर्डिनेट कौन कौन सा चाहिए, A और C का। A और C का कोऑर्डिनेट हमने लिया x1 x2 y1 y2 के रूप में, हमने दूरी AC का निकाल लिया, जिसका मान क्या आया है √52, और जिसे हमने तोड़ा तो 2 √13 आ गया। ठीक है, एक दूरी हमने निकाल लिया, दूसरा वाला हमें कौन सा निकालना था, AB। तो फिर हमने लिखा दूरी AB के लिए, पुनः दूरी AB के लिए x1 x2 y1 y2 किसके अनुसार, AB के अनुसार, तो कोऑर्डिनेट A और B का लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x1 x2 y1 और y2, फिर से हमने दूरी निकाला, इसका मान क्या निकला √13। अभी एक और बच गया था, कौन सा, BC। हमने फिर लिखा दूरी BC के लिए, जब दूरी BC निकालना है तो कोऑर्डिनेट कौन सा चाहिए, B का और C का चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट किसका चाहिए, B और C का। जब हम B और C में चलेंगे तो x1 x2 y1 और ये हमारा y2 हो जाएगा। वहां से जब हमने मान निकाला तो हमें क्या मिला, फिर से मिला √13। अब हमें क्या लिखना है, अब लिखना है चूंकि संरेख होने के लिए शर्त हमने क्या माना था, AB प्लस BC के बराबर में क्या होना चाहिए, AB प्लस BC के बराबर में AC होना चाहिए। तो AB का वैल्यू √13, BC का वैल्यू √13 और AC का वैल्यू 2 √13। जब 2 को √13 को जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 √13 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मान बराबर है इसलिए हमने लिखा, अतः बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। हे बउआ, अब पढ़ाते पढ़ाते कोऑर्डिनेट थोड़ा सा मन उब गया है। ठीक है, उब गया है ना, मन कर रहा है कि छठा क्लास का कुछ पढ़ा है। ठीक है, छठा क्लास में आपको एक चीज पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है ना, आपको त्रिभुज पढ़ना है। छठा क्लास में हम क्या बोले, हाँ सॉरी गलत बोल दिए, कि आप लोगों को छठा क्लास में त्रिभुज पढ़ना है। आप लोग तो 10वां क्लास वाले हैं ना, हमको लगा है 5वां क्लास वाले, इसलिए बोले कि छठा क्लास में त्रिभुज पढ़ना है। अब देखिए, त्रिभुज में मूलतः 2 चीज पढ़ाया जाता है, एक क्षेत्रफल और दूसरी परिमिति। ठीक है, एक क्षेत्रफल और दूसरी परिमिति। क्षेत्रफल और परिमिति में अंतर क्या है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया और परिमिति का मतलब होता है पेरीमीटर, होता है, सभी बच्चे पढ़े होंगे। परिमिति का मतलब क्या होता है, तो जरा ये समझ लीजिए, ये जो भुजा है इसको और इसको जोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाता है, परिमिति हो जाता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, तो इस त्रिभुज ने कितना जगह छेका उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अब चलिए हम इसका नाम भी लिख देते हैं, A, B और C लिख दिए। अगर आपसे कहा जाए कि इसका परिमिति निकालिए, क्या निकालिए, परिमिति, तो त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, तो त्रिभुज की परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योगफल। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि AB प्लस BC और प्लस में AC। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब अभी हम आपको क्षेत्रफल नहीं पढ़ाएंगे, क्षेत्रफल नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ा देते हैं त्रिभुज का प्रकार। चूंकि हम अभी भुजा पर चल रहे हैं तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। बचपन में जब इस तीनों नाम को सुना जाता था लगता था राक्षस उक्षस का नाम है, समबाहु, विषमबाहु, और वो भी किस राक्षस का, तो जैसे अब जाओ देखो दुर्गा सप्तशती में देता है रक्त बीज, अब आ जाओ इसमें रामायण में तो अजीब अजीब, ये जो रावण था वो अपने राक्षस सबका नामों अजीब दिए हुआ था। ठीक है, खड़, दूषण, भाई ये कौन सा नाम होता है, और कुछ भी हो सकता है, जब वो राक्षस है तो कुछ भी उसका नाम हो सकता है। उसी हिसाब से जब इसको भी सुनते थे लगता था कि कोई राक्षसे का नाम है, लेकिन बाद में पता चला कि अच्छा ये त्रिभुज है। ठीक है, चलिए, त्रिभुज के भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार है, 3। कौन कौन, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, तो समबाहु त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। सपोज दैट कि ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा का नाम है A, B और C, है ना। तो समबाहु में शर्त क्या हो जाता है, तो इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, यानी कि AB के बराबर में
BC, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पहला हुआ, दूसरा इधर हम लिखते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु में क्या होता है, तो कोई दो भुजा बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दो भुजा बराबर, या तो AC BC के बराबर हो जाएगा। पहला शर्त इसका, शर्त नंबर पहला, कोई दो भुजा बराबर होगा, या तो AB BC के बराबर हो गया, AB बराबर है BC का और ये बराबर नहीं है AC का। ठीक है, ये दोनों आपस, ये और ये आपस में बराबर, ये बराबर नहीं है, ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त क्या हो जाएगा, दूसरा शर्त हो जाएगा कि हाई और हाई बराबर है, हाई बराबर नहीं है, यानी कि AC बराबर हो जाएगा BC का और ये बराबर नहीं होगा AB का। ठीक है, और एक और शर्त होगा, कौन सा, जरा आप बताइए, तीसरा शर्त बताइए तो। AB बराबर हो जाएगा AC का, AB बराबर है AC का और ये बराबर नहीं है BC का। अगर इस तीनों शर्त में से किसी भी शर्त का पालन हो रहा है तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु है। ठीक है, और चलिए एक और त्रिभुज आपको पढ़ना है, कौन सा, विषमबाहु पढ़ना है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर ना हो। तो इसके लिए आपको क्या शर्त मिलेगा, इसके लिए जरा आप यहाँ देख लीजिए, समबाहु के लिए आपको जो शर्त मिला है वो ये है, और विषमबाहु के लिए शर्त क्या मिलेगा, AB बराबर नहीं है BC का और ये भी बराबर नहीं है AC का। और आपको पता है कि जब पहले के पॉइंट बराबर नहीं हो तो दूसर का पॉइंट बराबर नहीं होता है, जो कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, इतना शर्त आप याद रख सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आप इतना शर्त याद रख लिए तो समझिए इस प्रश्नावली का जो बचा खुचा प्रश्न है बन गया। लास्ट का इक्का दुक्का जो चतुर्भुज पर आधारित होगा उसी के लिए आपको शर्त बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। शर्त याद रहेगा, बढ़ाया जाए आगे, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए अभी, नहीं ना। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति, उस त्रिभुज की परिमिति, परिमिति बोला है, क्या बोला है, परिमिति बोला है। परिमिति बोले तो, परिमिति बोले तो, परिमिति बोले तो क्या होता है, परिमिति बोला यानी कि ये कह रहा है कि जब AB में BC जोड़ेंगे और इसमें AC जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई है जिसके शीर्ष के निर्देशांक। अब ये बताइए एक त्रिभुज में क्या शीर्ष होता है, 3 शीर्ष होता है, तो तीनों शीर्षों का निर्देशांक यानी कि नियामक यानी कि कोऑर्डिनेट 3,4, 3,4 और उसके बाद 0,4 और 3,0 है। ठीक है, बाद बाकी को मिटा दें, बाद बाकी चीज को आप याद रखेंगे, ना याद रहेगा जाइएगा वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिएगा और फिर से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कुल मिलाकर अब ये जो 13 नंबर प्रश्न है इस कहानी को समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि आपको साबित करना है कि त्रिभुज का परिमिति कितना आएगा, 12 आएगा जब त्रिभुज का तीनों शीर्षों का नियामक 3,4, 0,4 और C का हम मिटा ही दिए हैं, C का है 3,0 हो, क्या हो, 3,0 हो। जरा आप देखिए जब त्रिभुज की परिमिति बोला गया तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दूरी AB, उसके बाद दूरी BC और उसके बाद दूरी क्या निकालना है, AC, और इस तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जब आप इस तीनों को जोड़ते हैं और अगर आपको आंसर मिल जाए 12, क्या मिल जाए, आंसर मिल जाए 12, तो आप लिख दीजिएगा साबित हुआ। ठीक है, और अगर आंसर 12 नहीं आएगा तो आप लिखिएगा साबित नहीं हुआ। ठीक है, और जब ये साबित करवा रहा है तो साबित हो ही जाएगा। चलिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर
लिखेंगे माना कि त्रिभुज एबीसी के तीन शीर्ष ए बी तथा क्या है सी है, जिसके नियामक अब जरा आप ये देखिए, इस प्रश्न में कहीं पर भी क्रमशः लिखा गया है? प्रश्न में क्रमशः नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि जब त्रिभुज कह रहा है तो हम इसके किसी भी शीर्ष को कुछ भी नाम दे सकते हैं। मन होगा इसे ए दे देंगे, इसे ए दे देंगे, जहां मन होगा, जैसे मन होगा वैसे हम इसे घुमा सकते हैं। बस समझ में आया? यहाँ पे क्रमशः नहीं दिया गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रमशः क्यों लिखा है, सॉरी अभी हमने क्रमशः नहीं लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर क्रमशः क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे क्रम में ए बी तथा सी लिया है। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज एबीसी के तीन शीर्ष ए बी तथा सी है, जिसके नियामक क्रमशः क्या दिया गया है? क्रमशः ए का 3,4, बी का 0,4 और तथा सी का 3,0 है। यहां तक समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब हमें पता है कि हाई जो नियामक है ये है शीर्ष ए का, ये बी का और ये किसका है? सी का। हमें दूरी क्या को निकालना है? यहाँ पे 3 गो, कौन कौन? ए बी, बी सी और ए सी निकालना है। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या? लिखेंगे सबसे पहले दूरी किसके लिए? ए बी के लिए। दूरी ए बी के लिए, जब हम दूरी ए बी के लिए लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट कहाँ पे हमें जाना है? ए और बी पर। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे x1, x2 और y1, y2 लिख दिए। अब आगे बढ़ाएंगे, x1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 4 और y2 का वैल्यू 4 है। आगे बढ़ाया जाए, अब लिखेंगे दूरी ए बी बराबर, फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब आगे आप बढ़ाएंगे तो x2 का वैल्यू क्या है? x2 का वैल्यू 0 माइनस x1 का वैल्यू 3 का स्क्वायर और प्लस y2 का वैल्यू 4 और उसके बाद y1 का वैल्यू 4 का स्क्वायर। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो 0 में से 3 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 में से 4 गया 0 और 0 का स्क्वायर 0। जब 0 को 9 में जोड़ेंगे तो ये 10 का 10 रह जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या निकलता है? 3 निकलता है। एक दूरी आपका निकल गया। अब दूसरा दूरी कौन सा निकालना है? BC। अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः दूरी BC के लिए, क्या लिखेंगे? तो पुनः दूरी BC के लिए। अब जरा आप ये बताइए, अगर आपको दूरी BC निकालना तो कोऑर्डिनेट किसका लेंगे? B और C का लेंगे ना। आगे बढ़ाएं, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे x1, x2 और यहाँ पे y1, y2 लिखा गया। x1 0 और x2 3, y1 4 और y2 0 लिखा गया। इस फिगर को मिटा दे क्या? इस फिगर को मिटा दे। बढ़ाते इस प्रश्न को आगे। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू तब आप देखिए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब हमें लिखना क्या है? अब हमें लिखना है दूरी BC बराबर, क्या लिखना है? दूरी BC बराबर फॉर्मूला वही वाला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखा गया। आगे बढ़ाएंगे, x2 का वैल्यू जरा आप देखिए क्या है? 3 माइनस x1 का वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 और माइनस y1 का वैल्यू 4 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू इसे तब हमें क्या मिलेगा? 3 में से 0 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 0 में से 4 गया तो 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल 5। समझने में कुछ कठिनाई है? नहीं ना। हमने क्या निकाला है? ए बी निकाल लिया हमने, BC निकाला, अब निकालना क्या है? AC। अब फिर से यहाँ लिखेंगे पुनः दूरी AC के लिए,
दूरी AC के लिए फिर से लिखना है x1 x2 और y1 y2। जरा आप ये बताइए, अगर दूरी AC निकालना है, क्या निकालना है? दूरी AC, तो कोऑर्डिनेट कौन सा लेंगे? A और C का। अब x1 आप देखिए 3 और x2 3, y1 4 और y2 0। अब फिर से लिखिए क्या? दूरी AC बराबर, फॉर्मूला तो आपको याद होगा, कौन सा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लिखा गया। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए, x2 का वैल्यू 3 माइनस x1 का वैल्यू 3 का स्क्वायर और प्लस y2 का वैल्यू 0 माइनस y1 का वैल्यू 4 का स्क्वायर। जब आगे बढ़ाएंगे तो 3 में से 3 गया 0 और 0 का स्क्वायर 0 हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस में 0 का कुछ भी वैल्यू नहीं है। 0 में से 4 गया 4 और 4 का स्क्वायर 16। 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। तीनों दूरियां मिल गया। अब चलिए, प्रश्न कह रहा है कि आपको साबित करना है कि इसकी परिमिति क्या है? 12 है। इसकी परिमिति क्या है? 12 है। अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC की परिमिति लिखा गया बराबर क्या आएगा? AB प्लस BC प्लस AC। जरा आप देखिए AB का वैल्यू क्या निकला हुआ है? 3 है, प्लस BC का वैल्यू क्या निकला है? 5 निकला है, और उसके बाद AC का वैल्यू क्या निकला है? 4। जरा आप जोड़िए, 5 3 8 4 12। यही आपको साबित करना था ना? आया या नहीं आया? आ गया ना? 12 को थोड़ा, अब आंसर है तो थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? साबित हुआ। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन? आप यहाँ पे जो भी प्रश्न बन रहा है, आप एक चीज देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न में आपको सिर्फ क्या निकालने को कह रहा है? दूरी ही निकालने को कह रहा है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा शर्त चेंज कर रहा है, बाद बाकी सब में आपको निकालना क्या है? दूरी ही निकालना है। बनेगा? अब जरा देखिए, 14 नंबर प्रश्न है। यहां पर भी 3 को बिंदु दिया गया है। जरा आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि अब आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु है 0,2 3,1 और 1,1 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज में कितने भुजाएं आपस में बराबर होंगे? कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर होगा। उसमें भी हमें क्या करना है पता है? त्रिभुज के 3 शीर्ष हमें ले लेना है। लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष AB तथा C, जिसके नियामक क्रम से ऐसे ही हम लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या? 3 दूरियां निकाल लेंगे, AB, उसके बाद BC और उसके बाद कौन सा? AC। 3 दूरियां निकल जाएगा। हमें वहां देखना है कि कोई 2 दूरियां आपस में बराबर है या नहीं। अगर कोई 2 दूरी आपस में बराबर हो जाएगा तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज के 2 भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। अतः त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बन जाएगा? बनेगा या नहीं बनेगा? आधार का लंबाई पूछ रहा है। तो त्रिभुज में जब आप ये बताइए बाबू, अगर आप एक त्रिभुज लिए ABC, तो आपको पता होगा कि आधार किसे कहा जाता है? नीचे वाले को कहा जाता है ना। तो जो BC का मान आएगा वही आपका आधार का वैल्यू हो जाएगा। समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? कह रहा है कि इसमें आधार की लंबाई प्राप्त कीजिए, तो जो BC का वैल्यू होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बनेगा या कुछ और हिंट्स चाहिए? आगे देखिए, अब 15 नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुए 2A, 4A। अब ए देकर हुलबुलाना नहीं है, बना लेना है। ठीक है, 2A, 4A, 2A, 6A और 2A प्लस √3 5A एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और यहाँ प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? 2A है। अब आपको यहाँ पर भी क्या करना है? ऐसे ही 3 भुजाएं निकालना है। कौन कौन? AB, BC और AC। सबका मान क्या आना चाहिए? 2A आना चाहिए। अगर सबका मान 2A आया तो सभी वैल्यू आपस में बराबर हो गया। तो हम लिख लेंगे ना कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। अतः त्रिभुज क्या है? समबाहु है। बनेगा? कहीं कंफ्यूजन नहीं ना? अब आगे आइए, 16 में भी वही है। 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है।
और इसमें भी आपको संभावी साबित करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। अब आप ये सोचेंगे कि रूट आ गया, कैसे बनेगा, ये समस्या होगा ना। तो जरा याद देखिए, रूट आएगा, बात समझ रहे हैं, उधर से रूट वाला पत्थर आएगा, उससे पहले आप इधर से स्क्वायर वाला तीर चला चुके हैं। जब ये अंदर रूट आएगा स्क्वायर से रूट पहले ये खत्म हो जाएगा ना। उधर से रूट का पत्थर फेंका जा रहा है, उससे पहले आप तीर चढ़ा के रेडी है कि तुम फेंको पत्थर, हम मारेंगे, रास्ते में तुम्हारा रूट रूपी पत्थर जो है फूट जाएगा, उसका कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगा। जगह जगह आप क्या लिख चुके हैं, स्क्वायर लिख चुके हैं। जहां पर भी रूट आएगा वो सारा रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। समझने में कोई तकलीफ है क्या? 16 नंबर प्रश्न में भी 3 को कोऑर्डिनेट है। तीनों कोऑर्डिनेट से आपको क्या करना है, ए बी बी सी और ए सी निकालना है। जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाए फिर आपको क्या लिख देना है, त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, अतः त्रिभुज क्या है, समबाहु है, बनेगा। बाबू अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा डिमांड चेंज है, ठीक है। अगर मान लीजिए रोज अगर आपको एक ही तरह का सब्जी खिलाया जाए तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा चेंज होते रहता है तो मजा आता है पढ़ने में। वही चीज यहाँ पर भी है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न में डिमांड चेंज किया। क्या डिमांड चेंज किया कि आप साबित करें कि त्रिभुज समकोण है। समकोण के लिए आप शर्त याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया है कि समकोण में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होता है ना। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, सब में काम वही करना है। दूरी ए बी बी सी और ए सी निकालना है। अब आप याद कीजिए, आप समकोण त्रिभुज कैसा बनाते हैं। जब भी अगर आपको समकोण त्रिभुज बनाना हो तो आप कुछ इस टाइप का बनाते हैं ना, जिसका ये वाला जो कोण बी है ये समकोण होता है 90 डिग्री का। ये बी है और ये ए है और ये सी है। आपको पता है कि हाई है कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस, ये है लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, पर नहीं बोलने आता है। मिर्जापुर देखो ना, उसमें वो था परपेंडिकुलर, ब्लेड से सबका गर्दन काटता है। और ये है बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार। अब समकोण होने के लिए शर्त क्या है, तो समकोण होने के लिए शर्त है कि AC का स्क्वायर होना चाहिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कुल मिलाकर कहानी यही बना कि दोनों छोटका के वर्ग का योगफल बड़का के वर्ग के बराबर होना चाहिए। आप AB निकालेंगे ना, BC निकालेंगे ना और AC निकालेंगे ना, आप इसी शर्त पे बैठा दीजिएगा। AC का स्क्वायर कर दीजिएगा, AB का स्क्वायर कर दीजिएगा और BC का स्क्वायर कर दीजिएगा, इस दोनों को जोड़िएगा। और अगर LHS बराबर RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले के बराबर हो जाए तो आप लिख दीजिएगा कौन सी के त्रिभुज समकोण है। बुआ आप लोग 18 तक बनाकर लाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर से आपका चतुर्भुज वाला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। और चतुर्भुज वाला प्रश्न क्या है, 25 प्रश्न है इसमें। चतुर्भुज पर आधारित सिर्फ आपका 19, 20 और 21 है, 3 प्रश्न है, ठीक है। बन जाएगा 18 तक। कुछ कंफ्यूजन भी होगा, प्रॉब्लम या विदाउट प्रॉब्लम, पाना वो तो कल बनाने के बाद पता चलेगा।